सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने परिवार हिस्ट्री विद आर.के. में। आज की परिचर्चा हम जो करने चल रहे हैं वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग हो या उत्तर प्रदेश की जो अन्य परीक्षा की संस्थाएं हैं और अन्य प्रदेशों में जो भी कृषि से संबंधित या जो है और जो है सामान्य ज्ञान में जो कृषि विभाग से कृषि सब्जेक्ट से जो प्रश्न पूछे गए हैं उसको हल कराएंगे। आपको अब धीरे धीरे लग रहा होगा, पता चल रहा होगा कैसे क्वेश्चन आते हैं, कहाँ से आते हैं, किस टाइप के आते हैं, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। तो आप अंत तक मेरे साथ बने रहें। मैं आपको जो है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको बताने चल रहा हूँ। ठीक है। प्रश्न नंबर 1 कह रहा है, कपास में बिनौला पाया जाता है। ऑप्शन ए 40 से 50%, ऑप्शन बी 50 से 60%, सी कह रहा है 65% से 70% और डी कह रहा है 70% से 80% तक। ठीक है। तो आपका ऑप्शन जो सही होगा वो सही होगा 65 से 70%। कपास में जो बिनौला पाया जाता है वो 65 से 70% पाया जाता है। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, टर्मिनेटर तकनीकी का प्रयोग किया जाता है। कह रहा है टर्मिनेटर तकनीक का प्रयोग किया जाता है कपास में, बी कह रहा है सोयाबीन में, सी सूरजमुखी में, ठीक है, डी गन्ना में। ठीक है। तो टर्मिनेटर तकनीकी का जो प्रयोग किया जाता है वो जो है कपास में किया जाता है। ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, कौन सी आलू की फ्री स्टोन प्रजाति है। ठीक है। कह रहा है कौन सी आलू की जो है फ्री स्टोन प्रजाति है। ऑप्शन ए जूली एल्बर्टा। कौन है? ऑप्शन ए जूली एल्बर्टा। बी कह रहा है सरबती। बी कह रहा है सरबती। सी कह रहा है स्वीट हनी। डी कह रहा है कोई नहीं। तो आपका जो है फ्री स्टोन प्रजाति जो है जूली एल्बर्टा है। कौन है? जूली एल्बर्टा जो है फ्री स्टोन प्रजाति है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है
क्वेश्चन नंबर 4 जो कह रहा है, नाली विधि से बोई गई गन्ने की नाली की गहराई होती है। कह रहा है कि नाली की गहराई होती है। ऑप्शन ए 10 से 15 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 20 से 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 5 से 10 सेंटीमीटर, ठीक है। ऑप्शन डी कह रहा है 30 से 40 सेंटीमीटर, ठीक है। नाली विधि से बोई गई गन्ने की जो नाली की गहराई होती है उसकी जो है कितनी सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन ए कह रहा है 10 से 15 सेंटीमीटर, बी से 20 से 25, सी जो है 5 से 10 सेंटीमीटर, डी जो है 30 से 40 सेंटीमीटर। तो 20 से 25 सेंटीमीटर उसकी गहराई जो है होनी चाहिए। कितना? 20 से 25 सेंटीमीटर उसकी गहराई होनी चाहिए, ठीक है। आप नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, जनपद के भूरे तथा काले क्षेत्र के लिए संतुलित फसल है। भूरे तथा जनपद के भूरे तथा काले क्षेत्र के लिए संतुलित फसल है। कौन सी फसल है? कह रहा है आलू, गन्ना, तंबाकू, बक, गेहूं। कौन सा? बक, गेहूं। तो जनपद के भूरे तथा काले क्षेत्र के लिए जो संतुलित फसल है वो है तंबाकू। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? फिर रिपीटेड क्वेश्चन है। कौन सही है? कह रहा है कौन सही है? कह रहा है ऑप्शन ए गन्ने के तने। क्या है? गन्ने के तने में 10% चीनी पाया जाता है, ठीक। बी कह रहा है गन्ने के रस में 10% चीनी पाया जाता है, ठीक है। फिर सी क्या कह रहा है?
गन्ने के तने में 20% चीनी पाया जाता है। ठीक है, फिर डी कह रहा है गन्ने के रस में 20% चीनी पाया जाता है। ठीक है, कह रहा है कौन सही है। ठीक है, कह रहा है गन्ने के तने में 10% चीनी पाया जाता है। तने मतलब पूरे पौधे में। गन्ने के रस में जो है 10% चीनी पाया जाता है। तो आपका ऑप्शन जो है बी सही है। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, कह रहा है गन्ने के तने में जो है 20% चीनी पाया जाता है। आप इसको नोट कर लीजिए। 10% चीनी पाया जाता है गन्ने के तने में, जो है गन्ने के रस में 10% चीनी पाया जाता है। यही सही आपका होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, संकर हाइब्रिड संकर कपास की फसल के लिए पर हेक्टेयर नाइट्रोजन संस्तुत मतलब रिकमेंडेशन है, कितना है? 100 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन। कितना? 100 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन कह रहा है। बी 80 से 100 किलोग्राम नाइट्रोजन। सी 120 से 150 किलोग्राम नाइट्रोजन। क्या? नाइट्रोजन। डी कह रहा है 150 से 200 किलोग्राम नाइट्रोजन। कह रहा संकर कपास की फसल के लिए प्रति हेक्टेयर जो है नाइट्रोजन की संस्तुति कितनी है? तो वो है 120 से 150 किलोग्राम नाइट्रोजन जो है संस्तुत है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। सेवन के बाद क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टॉपिंग एंड डी सकरिंग की क्रिया। टॉपिंग एंड डी सकरिंग की क्रिया की जाती है। किसमें की जाती है? ऑप्शन ए कपास, बी तंबाकू, सी जो है गन्ना में, डी जो है सूर्यमुखी में। ठीक है, टॉपिंग एंड डी शकरिंग क्रिया जो होती है वो
तंबाकू में की जाती है। आप इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 जो है नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9, तंबाकू में प्राइमिंग की क्रिया, तंबाकू में प्राइमिंग की क्रिया की जाती है। ठीक है, किस लिए की जाती है? वो पौधे के ऊपरी भाग को तोड़ना, पौधे को धूप में सुखाना, पौधे के ऊपरी भाग को तोड़ना, पौधे को धूप में सुखाना। सी कह रहा है पत्तियों की पत्तों की चयनात्मक तुड़ाई करना। क्या कह रहा है? पत्तियों की चयनात्मक तुड़ाई करना। ठीक है। डी कह रहा है पौधों की कटाई करना। ठीक है। तो प्राइमिंग जो होता है, वो प्राइमिंग क्या करते हैं कि जैसे ऐसे पौधा होता है और ऐसे पत्तियां ऐसे होती हैं, तो क्या करते हैं कि नीचे से पत्तियों को तोड़ते जाते हैं ऊपर। तो यही जो है पत्तियों की चयनात्मक तुड़ाई करना, आपका ऑप्शन सही होगा। कह रहा ना कि तंबाकू में प्राइमिंग की क्रिया की जाती है, तो पत्तियों की चयनात्मक तुड़ाई करना ही होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि आलू का कंद रूपांतरित होता है। आलू का कंद रूपांतरित होता है। ऑप्शन ए जड़ बहुत पूछा जाता है। बी तना, कहता ना आलू का कौन सा भाग खाया जाता है, या आलू का कौन सा भाग जो है प्रोपोगेशन में प्रयोग किया जाता है। आलू का कंद जो होता है किसका रूपांतरण होता है? तना, जड़, तना, बीज, पत्ती। तो आलू का जो कंद होता है रूपांतरित होता है किसका? स्टेम, जिसको बोलते हैं हिंदी में तना। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है। ग्यारह, गन्ने की पेड़ी राय लेने
की दी जाती है। गन्ने की पेड़ी राय, गन्ने की पेड़ी लेने की, गन्ने की पेड़ी लेने की राय दी जाती है। ऑप्शन ए द्वितीय पीढ़ी तक, ऑप्शन ए द्वितीय पीढ़ी तक, ऑप्शन बी प्रथम पीढ़ी तक, ऑप्शन सी तृतीय पीढ़ी तक, ऑप्शन डी चतुर्थ पीढ़ी तक। ठीक है, तो गन्ने की पेड़ी लेने की राय दी जाती है वो प्रथम पीढ़ी तक, केवल प्रथम पीढ़ी तक, जिसको रैटून भी कहते हैं, रैटूनिंग भी कहा जाता है। तो बरसीम का साइंटिफिक नेम भी पूछा है, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। मैं इसको बता नहीं रहा हूँ, बहुत बार ये पूछा जा चुका है, तो आप इसको याद कर लीजिएगा। ट्राइफोलियम एलेक्जेंड्रियम, बरसीम का साइंटिफिक नेम ट्राइफोलियम एलेक्जेंड्रियम। ठीक है, कह रहा दाने के लिए, दाने के लिए, दाने के लिए बाजरे की बुआई करनी चाहिए। कह रहा दाने के लिए बाजरे की बुआई जो करनी चाहिए वो जून माह में, बी कह रहा है जुलाई माह में, सी कह रहा है अगस्त माह में, और डी कह रहा है जो है मई माह में। ठीक है, कह रहा दाने के लिए बाजरे की बुआई करनी चाहिए वो जुलाई माह में। ठीक है, जुलाई माह में करनी चाहिए। ठीक है, ठीक, ये जो है आप इसको नोट कर लीजिए। देखिए अगला एक क्वेश्चन पूछा है, बरसीम का जो है, जो बरसीम को जो है उपचार करते हैं, तो बरसीम का उपचार राइजोबियम कल्चर से करते हैं, आप इसको जान लीजिएगा। ठीक है, मैं लिखा नहीं रहा हूँ, इजी क्वेश्चन मैं आपको अब छोड़ते चलूँगा ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्राप्त हो सके। ठीक है, किस फसल में सबसे ज़्यादा हरा चारा प्राप्त होता है। कह रहा है किस फसल में सबसे ज़्यादा हरा चारा प्राप्त होता है। ऑप्शन ए
लूसर्न। ऑप्शन बी ओट, ओट माने जई। सी कह रहा है बरसीम और डी कह रहा है सेंजी। डी क्या कह रहा है? सेंजी। तो सबसे अधिक जो हरा चारा प्राप्त होता है वो लूसर्न से होता है। किससे होता है? लूसर्न से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14। फसल की वृद्धि दर प्रति इकाई क्षेत्रफल प्रति इकाई समय में होने को क्या कहते हैं? बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आप जो है अच्छी तरीके से नोट कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। ठीक है। CGR RGR, CGR, RGR और NAR फिर कह रहा है AGR। क्या कह रहा है? AGR। तो फसल की वृद्धि दर प्रति इकाई क्षेत्रफल या क्षेत्रफल एक ही होता है, प्रति इकाई समय में होने को क्या कहते हैं? जो फसल की वृद्धि दर होती है उसको प्रति इकाई क्षेत्र और प्रति इकाई समय में जो होने वाला होता है उसको क्या कहते हैं? CGR। आप इसको नोट कर लीजिए, CGR ही होता है वो। ठीक, आप इसको नोट कर लिए। जौ की कौन सी प्रजाति निमोटेड, क्या है? कौन सी प्रजाति जो है निमेटोड प्रतिरोधी है? कह रहा है कौन सी जो है प्रतिरोधी है? ऑप्शन ए ज्योति, बी रत्ना, सी जो है राजकिरण और डी कह रहा है किरण 19। जौ की कौन सी प्रजाति निमोटोड प्रतिरोधी है? तो वो है राजकिरण। ठीक है, राजकिरण है। और
आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, ठीक। सोलह कह रहा है जल भराव वाले क्या कर रहे हैं, जल भराव वाले क्षेत्र में सबसे अधिक प्रतिरोधी फसल है। ऑप्शन ए धान, बी गन्ना, सी गेहूं, फिर कह रहा है डी मक्का। तो जल भराव वाले क्षेत्र में सबसे अधिक प्रतिरोधी फसल है तो वो है धान है। धान को बहुत जल चाहिए, जल लंबे समय तक सूखा रहने पर ये फसल नष्ट हो जाती है। तो आप इसको नोट कर लीजिए कि धान को जो है, इसका ऑप्शन धान होगा। निम्नलिखित में से कौन सही है? कौन सही है? ठीक है, तो आप लिख लीजिए फसल प्रथम उत्पादक देश। कौन प्रथम उत्पादक देश? ए धान, बी सूरजमुखी, सी मक्का, डी अलसी। भारत कनाडा, रूस, भारत, कनाडा, रूस, और चौथा आप दिया है वो जो है चीन। ये फसल नहीं होगा क्योंकि दूध भी इसमें है, तो इसमें होगा उत्पाद। ठीक है, ये ई आपका होगा दूध, फिर ये आपका हो जाएगा अमेरिका। ठीक है, तो ऑप्शन इसमें मैं बना नहीं सकता हूँ, जगह ज़्यादा लगेगा, तो मैं ऐसे ही सुमेलित कर दे रहा हूँ, आप इसको जान जाइएगा। तो भारत किसमें है? दूध में प्रथम उत्पादन कौन है? भारत का है। ठीक है, धान में चावल मतलब चाइना हो गया आपका। ठीक, चावल में चाइना, और सूरजमुखी में आपका रसिया है, यानी रूस। सूरजमुखी में रूस है।
मक्का के उत्पादन में प्रथम स्थान अमेरिका का है। और बचा अलसी, तो अलसी का प्रथम उत्पादक देश कनाडा है। ठीक है, तो आप इस तरीके से देखिए, मैंने मिलान कर दिया है, आप इसको लगा लीजिए। ठीक है, नोट कर लीजिए। आप इसमें से ज़रूर कोई ना कोई क्वेश्चन आगामी परीक्षा में आने की संभावना है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, ठीक, आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे आपको बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 18, नीलगिरी खापली और पूसा किरण किसकी किस्म है? क्या कह रहा है? नीलगिरी खापली और पूसा किरण किसकी प्रजाति है? तो ऑप्शन ए धान, बी गेहूं, सी मक्का, डी बाजरा। डी जो है बाजरा। तो नीलगिरी खापली और किरण जो है पूसा किरण ही होगा। पूसा किरण गेहूं की प्रजाति है। नीलगिरी खापली और पूसा किरण जो है गेहूं की प्रजाति है। देखिए, अभी वहां मैंने क्या लिखा था कि धान के उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है? तो चीन का है। तो ये क्वेश्चन है, लेकिन मैं लिखा नहीं रहा हूँ, आप जो है ऐसे याद कर लीजिए। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको क्वेश्चन ज़्यादा बताएंगे, जो क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ उसको बोलते जाएंगे हम। ठीक, 19, क्वेश्चन नंबर 19, धान की डी जियो उ जीन जो है स्रोत है। किसके लिए है? आप इसको जान लीजिए, बहुत ही अच्छा है। बाउनी जीन किसके लिए है? बाउनी जीन अधिक उपज। ठीक है, अधिक उपज, अधिक टिलरिंग मतलब अधिक करने के लिए, और कह रहा है रोग रोधी। ठीक है, तो डी जीओ उ जीन स्रोत है बाउनी जीन का। किसमें? धान में। धान की जो है बाउनी जीन का है। आप इसको नोट कर लीजिए। और एक और बता दे रहा हूं, जो नोरिन 10 ये गेहूं के लिए है। किसके लिए है?
गेहूं में। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। अगर ये धान के लिए है तो ये गेहूं के लिए है, ठीक है। दोनों में से पूछा जा सकता है आपके आने वाले जो क्वेश्चन पे एग्जाम है उसमें, ठीक है। आप ये है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है मक्का तथा अर्धबोनी जीन, मक्का तथा अर्धबोनी जीन गेहूं की प्रजाति की बुआई की गहराई होती है, मतलब बीज की जो बुआई की गहराई होती है वह होती है, कितना होती है। देखिए मक्का आगे है, गेहूं पीछे है, पहले मक्का रहा फिर गेहूं, तो इसलिए पहले गेहूं मक्का का लिखा जाएगा फिर गेहूं का लिखा जाएगा। आप इस चीज़ को विशेष ध्यान दीजिएगा। 3 से 5 सेंटीमीटर और 5 से 6 सेंटीमीटर, ठीक है। कह रहा है 2 से 3 सेंटीमीटर और 7 से 8 सेंटीमीटर, ठीक। ये बी होगा आपका। सी कह रहा है 5 से 6 सेंटीमीटर और 3 से 5 सेंटीमीटर, ठीक है। डी कह रहा है 8 से 10 सेंटीमीटर और 10 से 12 सेंटीमीटर, ठीक। तो मक्का तथा अर्धबोनी जीन गेहूं की प्रजाति की बुआई की गहराई होती है तो वो होगी मक्का 3 से 5 सेंटीमीटर और गेहूं अर्धबोनी 5 से 6 सेंटीमीटर। आपका ऑप्शन जो सही होगा वो ये सही होगा, ठीक है। आप इसको इस टाइप के क्वेश्चन में ये ध्यान दिया जाता है कि कौन पहले है कौन बाद में है, तो जो पहले होगा वो पहले यहाँ लिखा जाएगा, जो बाद में होगा वो बाद में लिखा जाएगा। अगर यही चीज़ देखिए यहाँ पर मैंने कर दिया है तो यह भी आप ये भी लगा सकते हो, लेकिन ये नहीं होगा। आप लगा दोगे इसको तो ये नहीं होगा, ये जब होगा ये होगा, क्योंकि मक्का पहले है और गेहूँ जो है बाद में आ रहा है, तो आप इसको लगाएंगे, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए। एक क्वेश्चन में मैं और आपको बता रहा हूँ किस टाइप का। अमन बोरो जो धान का होता है उसकी सोइंग टाइम और हार्वेस्टिंग टाइम, यानी बुआई का समय और कटाई का समय आप ज़रूर उसको कर लीजिएगा, क्योंकि बार बार ये पूछा जाता है। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा कहीं से भी। टिम्बोट्रियान का पंजीकरण भारत में ठीक है। टिम्बोट्रियान का पंजीकरण भारत में किस फसल के लिए हुआ
है। टेम्बोटिरियान का पंजीकरण भारत में किस फसल के लिए हुआ है? कह रहा है बाजरा, बी मक्का, सी ज्वार। सी क्या कह रहा है? ज्वार। और डी कह रहा है जौ। तो टेम्बोटिरियान का पंजीकरण जो भारत में हुआ है वह मक्का की फसल के लिए, यानी मेज की फसल के लिए हुआ है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। ये और क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, कभी कभी पूछ लेता है फंसाने के लिए। कह रहा है कि दक्षिण भारत का कौन सा प्रदेश चावल, धान या राइस के क्षेत्रफल तथा उत्पादन में प्रथम है? कौन सा? ऑप्शन ए केरल, ठीक है। ऑप्शन बी कह रहा है आंध्र प्रदेश। ऑप्शन सी तमिलनाडु। ऑप्शन सी कह रहा है तमिलनाडु। ऑप्शन डी कर्नाटक, ठीक है। तो दक्षिण भारत का कौन सा प्रदेश है जो क्षेत्रफल उत्पादन प्रथम स्थान रखता है? इस ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश। इसको भारत का कोहिनूर कहते हैं, अंडा टोकरी भी कहते हैं। ये हो गया, प्रथम स्थान इसका है। और उत्पादकता में जो है प्रथम स्थान किसका है? तमिलनाडु का। उत्पादकता में पूरे भारत में उत्पादकता में प्रथम स्थान इसका है। किसका? तमिलनाडु का। और दक्षिणी भारत के, वैसे तो इंडिया में पश्चिम बंगाल है, लेकिन अगर दक्षिणी भारत का आप करेंगे तो आंध्र प्रदेश होगा। लेकिन पूरे भारत में उत्पादन में सबसे अधिक स्थान, सबसे पहला स्थान तमिलनाडु का है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है गेहूं में परागण यानी पॉलिनेशन, गेहूं में परागण होता है। गेहूं में परागण कैसे होता है? ये कह रहा है स्वपरागण, बी कह रहा है परपरागण, सी कह रहा है जो है एनीमोफिली। सी कह रहा है एनीमोफिली। डी कह रहा है कोई नहीं। डी कह रहा है कोई नहीं। तो गेहूं में जो परागण होता है वह स्वपरागण होता है। इसलिए इसका जो आइसोलेशन दूरी कितना रखते हैं बीज उत्पादन में? 3 मीटर रखते हैं, ठीक है। तो गेहूं में परागण होता है, स्वपरागण होता है, ठीक। आप जो है इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है
वैश्विक हरित क्रांति के जन्मदाता हैं। कह रहे हैं कि वैश्विक हरित क्रांति के जन्मदाता हैं। ऑप्शन ए जो है नॉर्मन ई बोरलांग, बी कह रहा है डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, सी जो है जी एस खुश, डी कह रहा है डॉक्टर एस.के. बासल। ठीक है, करें डॉक्टर एस.के. बासल। तो वैश्विक हरित क्रांति के जन्मदाता जो है नॉर्मन ई बोरलांग। ठीक, लेकिन भारत में डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, वैश्विक में नॉर्मन ई बोरलांग हरित क्रांति के जन्मदाता, और भारत में जो है डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। और अभी हाल ही में इस साल का इनको जो है भारत रत्न का भी पुरस्कार दिया गया है। आप इसको नोट कर लीजिए, पूछा जा सकता है कि किस वैज्ञानिक को जो है कृषि वैज्ञानिक को भारत रत्न पुरस्कार मिला है, तो एम.एस. स्वामीनाथन को। और ये भी बार बार पूछता है कि नॉर्मन ई बोरलांग को जो है नोबेल का पुरस्कार मिला, तो ऑप्शन में देता है चिकित्सक, कृषि, शांति और जो है अर्थशास्त्र। तो लोग अक्सर लगा देते हैं कि कृषि नहीं, इनको जो है शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है, क्योंकि कृषि के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, छब्बीस चावल तथा गेहूं के फूल में पुंकेसर पाया जाता है। चावल तथा गेहूं के फूल में पुंकेसर पाया जाता है। देखिए, चावल पहले है, गेहूं बाद में है। तो ऑप्शन ए 3 तथा 6। ठीक, ऑप्शन बी कह रहा है 6 तथा 3। ठीक है, 6 तथा 3। फिर ये कह रहा है सी 4 तथा 3। फिर डी क्या कह रहा है 3 तथा 4। चावल तथा गेहूं के फूल में पुंकेसर पाया जाता है 3 तथा 6, 6 तथा 3, 4 तथा 3, 3 तथा 4। तो चावल पहले है, तो इसलिए आपका होगा चावल में पुंकेसर 3 और गेहूं में 6 पाया जाता है। तो ऑप्शन आपका ये सही होगा। देखिए, ये अगर यहाँ होता तो ये ऑप्शन सही होता, ये इसके स्थान पे और ये इसके स्थान पे, तो ये, लेकिन यहाँ पर ये होगा 3 तथा 6। ठीक है, आप इसको नोट, अरे सॉरी, ये ना होगा, ये होगा 6 तथा 3। ये जो है 6 तथा 3 होगा, ये होगा।
6 तथा 3, क्योंकि चावल में 6 पुंकेसर, गेहूं में 3 पुंकेसर होते हैं। तो आप इसको नोट कर लीजिए। अगर ये यहाँ और ये यहाँ होता तो ये होता। ठीक है, आप इस चीज़ को विशेष ध्यान दीजिए, कौन आगे है कौन पीछे है। ठीक है, मैं बार बार ये चीज़ आपको समझाता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27, प्रारंभिक संयुक्त मंजरी इसको कहते हैं पेनिकल। क्या कहते हैं? पेनिकल। पेनिकल यानी पेनिकल इनिशिएशन। पेनिकल इनिशिएशन किस फसल में पाया जाता है? ठीक है, ऑप्शन ए धान, बी गेहूं, सी बाजरा, डी मक्का। ठीक है, तो कह रहा है प्रारंभिक संयुक्त मंजरी या पेनिकल एसोसिएशन किस फसल में पाया जाता है? तो वो धान में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? धान में पाया जाता है। तो आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा हूँ बहुत बार पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 28, चावल। क्या है? चावल में बंगाल, चावल में जो है बंगाल फेमिन, चावल में बंगाल फेमिन का कारक है। चावल में बंगाल फेमिन का कारक है। ऑप्शन ए ब्लास्ट, ऑप्शन बी जो है BLB, ऑप्शन सी कह रहा है हेलमिनथोस, पोरियम, हेलमिनथोस पोरियम, पत्ती क्या है? धब्बा, पत्ती धब्बा। डी कह रहा है शीथ ब्लाइट। क्या? शीथ ब्लाइट कह रहा है शीथ ब्लाइट। तो चावल में बंगाल फेमिन का कारक क्या है? तो वो आपका सी ऑप्शन होगा, हेलमिनथोस्पोरियम पत्ती धब्बा। ये जो है AGTAC परीक्षा 2013 जो का पेपर हुआ था 2014 में, उसमें पूछा गया था। तो आपका ऑप्शन
सी सही है। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने आपको आज जो है 28-30 क्वेश्चन बताया। कौन क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं, कैसे पूछे जाते हैं, मैंने सॉल्व कराया आपको। और कुछ जो है इसमें लिख करके ना ऐसे मुंह से बताया हूँ, उसको भी आप पढ़ लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो बार बार पूछे गए क्वेश्चन है। तो आप इसको तैयार कर लीजिए बढ़िया से। अब आपको धीरे धीरे अनुभव हो रहा होगा किस टाइप के क्वेश्चन पूछते जाते हैं, कहाँ से आते हैं, कैसे आते हैं। तो आज की परिचर्चा यहीं पर समाप्त की जाती है। परिचर्चा में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।